हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत हूँ। मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम उसका दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि आप सबको पता है कि उसका हम फर्स्ट टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। पहला पार्ट जिसे आपको सिलेबस भी दिया गया विज्ञान व शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आपको ये सिलेबस दिया गया। आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक का अध्ययन करना है क्योंकि जो आपको सिलेबस में दिया गया सिर्फ आपको उसी का, लेकिन उसी का बहुत डीप से अध्ययन करना है क्योंकि सीटेट एग्जाम में क्या होता है, पूरा आपका सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में क्या एनसीईआरटी बेस्ड, इसीलिए आपको क्या करना है एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, जब आपके वीडियो में पढ़ा रही हूँ तो आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उनकी पिक आपको लगा के समझा रही हूँ जो एनसीईआरटी में है। इस तरह से अगर आप एनसीईआरटी की बुक नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आप आसानी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे हमने इसके पहले वीडियो में भोजन नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था, तो हम आज इसका दूसरा चैप्टर द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे पिछली बार वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि मैम इसका क्वेश्चन आंसर कराइए, तो मैं आपको कहूँगी कि जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी हम इसके क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी प्रीवियस ईयर के पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। लेकिन पहली बार जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट की थ्योरी नहीं आएगी तो आपको क्वेश्चन करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि क्वेश्चन करने से क्या होता है आप चीज़ को याद कर लेते हैं। लेकिन जब आप थ्योरी समझने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजली सॉल्व कर पाते हैं। जैसे बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा था पेडागोजी की भी थ्योरी को पढ़ते ही नहीं कभी, उनको क्या करते हैं सिर्फ क्वेश्चन को याद कर लेते हैं कि पेडागोजी की क्वेश्चन ऐसे, या इसी तरह से क्या करते हैं तुरंत सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें तब सॉल्व करनी चाहिए जब हमें थ्योरी पता हो, तो इसलिए मैं आप सबको पहले थ्योरी पढ़ा रही हूँ। जब आपके थ्योरी पढ़ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जैसे आप सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप में सिर्फ वही क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। थ्योरी में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हो। इसके पहले का वीडियो देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे क्या होगा जो हमारे चैनल में आ रहे रेगुलर वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे आपका क्या होगा कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपना द्रव्य की अवस्था। ये हमारा क्या सेकंड टॉपिक दिया हुआ है। तो द्रव्य की अवस्थाओं में हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए द्रव्य क्या होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं द्रव्य क्या होता है। द्रव्य जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है तो क्या होता है, द्रव्य होता है। द्रव्य की फिर तीन अवस्थाएं होंगी मुख्यतः। उसके बाद क्या होता है, आधुनिक वैज्ञानिक इस टाइम पे द्रव्य की 5 अवस्थाएं मानते हैं, जो हम आगे अभी अध्ययन करेंगे। द्रव्य कणों से मिलकर बना होता है। जो कण क्या होते हैं सदा गतिमान अवस्था में रहते हैं। द्रव्य क्या होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और ये कण हमेशा क्या होता है गतिमान अवस्था में रहते हैं। इसी कारण क्या होता है इसमें गतिज ऊर्जा उपस्थिति होती है। अब द्रव के कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जैसे आप ठोस का देखते हैं, द्रव का देखेंगे, गैस का, उनके में जो ये कण होते हैं इनके मध्य में कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इसी रिक्त स्थान को, जो ये रिक्त स्थान पाया जाएगा, इससे कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। तो क्या कह पूछ सकते हैं कि द्रव के कणों के मध्य पाए जाने वाले रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, तो उनके मध्य जो रिक्त स्थान पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं अंतरा आणविक स्थान। और द्रव के कण जो होते हैं परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं, क्योंकि जो कि द्रव होते हैं, द्रव के कण क्या होते हैं आपस में गति करते रहते हैं और गति कैसे करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते रहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि द्रव के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं, तो क्या करते हैं आकर्षित करते हैं। अब देखिए इसी को अगर आपसे हम क्वेश्चन फॉर्म में हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि द्रव के कण परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो थ्योरी है इसमें भी सिर्फ क्वेश्चन फॉर्म में आप जब पूरी पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे द्रव के कण क्या होते हैं आकर्षित करते हैं और द्रव के मध्य जो स्थान पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं अंतराणविक स्थान। इनको हम चाहेंगे तो क्वेश्चन फॉर्म में भी ला सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा आप पूरी थ्योरी नहीं समझ पाएंगे। और जब एक बार पूरी थ्योरी आप समझ जाएंगे तो उसके बाद जब प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से खुद सॉल्व कर लेंगे और आपका जो एग्जाम टाइम में होगा तैयारी भी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए प्रैक्टिस क्वेश्चन से क्वेश्चन नहीं आए तो आप उन्हें जब पूरी थ्योरी पढ़ी हुई तो आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सिलेबस में कहीं से भी पूछेगा आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला हम पढ़ते हैं द्रव की अवस्थाएं। द्रव की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक द्रव की 5 अवस्थाएं मानते हैं। जैसे हम सब द्रव की मुख्यतः 3 अवस्थाएं जानते हैं, पहली ठोस, द्रव, गैस, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक 2 और अवस्थाएं मानते हैं, प्लाज्मा, आइंस्टीन कंडस्टेंट बोर्स। ये क्या होती है 5वीं अवस्था मानते हैं। प्लाज्मा आपकी क्या होती है द्रव की 4थी अवस्था मानते हैं।
तो इस बात में हमेशा ध्यान रखना कि ऑप्शन में जैसा क्वेश्चन पूछे आपको वैसे लगाना है। अगर ऑप्शन में आपके 3 ऑप्शन दे तो आपको 3 सही करना है। अगर ऑप्शन में आपको 5 दे रहा है तो द्रव्य की अवस्थाएं कितनी होती है तो आपको 5 ऑप्शन में टिक लगाना है। अगर मान लीजिए 3 और 5 दोनों हुए तो उस कंडीशन में आपको 5 वाले को सही करना है, 3 को गलत करना है। कि द्रव्य के मुख्य रूप से तो हम 3 मानते हैं, लेकिन द्रव्य की कुल 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर। अब ठोस के बारे में पढ़ते हैं। ठोस क्या होते हैं? ठोस के जो होते हैं इसके अणु जो होते हैं, कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं, तो इनके मध्य जो रिक्त स्थान भी होते हैं तो बहुत कम होता है। इसलिए कहा जाता है ठोस का जो आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। और हम दूसरा द्रव क्या होते हैं? द्रव के जो कण होते हैं थोड़े से दूर दूर होते हैं, ठोस की अपेक्षा दूर होते हैं लेकिन गैस की अपेक्षा पास होते हैं। तो इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। जैसे आप किसी भी द्रव को जिस भी पात्र में डाल देते हैं, जिस बर्तन में, वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है लेकिन उसका आयतन तो निश्चित होता है। अगर 1 लीटर द्रव है तो 1 लीटर ही रहेगा। उसको आप किसी बॉटल में डाल दीजिए, किसी दूसरे बर्तन में डाल दीजिए, तो रहेगा तो 1 ही लीटर, लेकिन क्या होगा, उसका आकार अनिश्चित हो जाता है। और गैस क्या होता है? गैस के अणु आपस में बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसका आयतन व आकार दोनों अनिश्चित होता है। तो कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि किस अवस्था में क्या होता है कि पदार्थ का आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है, तो किसमें? ठोस में। किस अवस्था में सिर्फ आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, तो किसमें होता है? द्रव में। गैस में क्या होता है? आयतन व आकार दोनों निश्चित होता है। और प्लाज्मा क्या होती है? चौथी अवस्था है। बोस, आइंस्टीन, कंडेंसर आपकी 5वीं अवस्था है। अगर पूछेगा द्रव की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं, अगर 3 ऑप्शन में तो आप 3 लगाइएगा, अगर 5 है तो 5 लगाइएगा। अगर दोनों होंगे तो उस कंडीशन में आपको 5 वाला ऑप्शन ही सही करना है, इस चीज़ को ध्यान रखना। पढ़ते हैं द्रव की अवस्थाओं का अंतः परिवर्तन। जिसे आप जानते हैं कि द्रव पदार्थ में क्या, पदार्थ 3 अवस्थाओं मुक्त प्रकृति में पाया जाता है। पहला ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। इन तीनों अवस्थाएं क्या होती है? आपस में अंतः परिवर्तित हो जाती है। अंतः परिवर्तित क्या होती है? एक अवस्था दूसरी अवस्था में परावर्तित हो जाती है। अब इसमें अंतः परिवर्तन के लिए क्या पड़ता है? ताप व दाब में परिवर्तन करके हम द्रव की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि द्रव की अवस्था में परिवर्तन कैसे करते हैं? ताप व दाब में परिवर्तन करके हम क्या करते हैं? किसी भी द्रव की अवस्था में परिवर्तन करते हैं। जैसे क्या होता है कि आप देखते हैं जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पहले जैसे जल जब बर्फ होता है तो कैसे सॉलिड फॉर्म में होता है, ये देखिए उसके अणु भी हैं और उनके मध्य जो अवकाश पाए जाते हैं उन्हें अंतरा आणविक अवकाश भी कहते हैं। जल जब बर्फ के रूप में हो तो किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। अब इसके बाद क्या हुआ, अब जब ठोस अवस्था में तो इसको आप ताप दीजिए, इसके ताप में वृद्धि करिए, तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, फिर द्रव की अवस्था में आ जाएगा, जल बन जाता है। अब जल को भी और अधिक ताप दीजिए, दाब दीजिए, तो क्या होता है? भाप बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाए। लिक्विड फॉर्म से क्या हो जाता है? भाप बन जाता है, गैस बन रहा है ये क्या होता है? द्रव की तीनों अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो क्या होता है? ताप, तो ताप में परिवर्तन करके हम क्या कर सकते हैं? उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं कि द्रव की अवस्थाओं में अंतः परिवर्तन और हम किस में? ताप में वृद्धि करते हैं कि दाब में, कि दोनों में? तो हम किस में करते हैं? ताप व दाब दोनों में परिवर्तन करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। अब हम पढ़ते हैं द्रव्य पर ताप परिवर्तन का प्रभाव। किसी भी द्रव पर ताप के परिवर्तन का कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसमें ताप में वृद्धि करने पे क्या होगा, ताप में कमी करने पे क्या होगा। इस तरह से आपके सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले क्या होता है? ठोस का अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो उसके कणों की क्या होती है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि कोई ठोस वस्तु का नाम दे देगा, क्योंकि आप सबको पता है सीटेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपसे हो सकता है किसी कण का नाम दे दे कि इसका में ताप बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा कैसी होगी। अगर वो ठोस है तो ठोस का ताप बढ़ाने पर क्या होगा? उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ताप का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक क्या होता है? ताप का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है केल्विन। ये आपसे पूछ सकता है। हम पढ़ते ऊर्ध्वपातन, ये क्रिया होती है क्योंकि ताप बढ़ाने पे कई क्रिया होती है, जैसे ऊर्ध्वपातन, गलनांक, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें होती है। तो इनकी आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको थ्योरी पता होगी तो आप इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब तो ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया में क्या होता है? कोई पदार्थ जैसे ठोस अवस्था में है, अब ये ठोस अवस्था में इसको अगर आप ताप देंगे, ताप में वृद्धि करेंगे तो ठोस अवस्था से द्रव में चेंज होता है। वैसे सामान्य ताप पे क्या होता है? पदार्थ
ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में चेंज होते हैं। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे हो जाते हैं जब इनमें ताप में वृद्धि करने पे ठोस से सीधे क्या हो जाते हैं, गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें, गैस व्यवस्था में। और इन्हीं पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस में परावर्तित हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। जैसे क्या होता है, अगर आप पारा को जलाइए तो पारा क्या होता है, द्रव में नहीं रहता, सीधे क्या होता है, गैस अवस्था में परावर्तित हो जाता है। कपूर, कपूर को जलाने में क्या होता है, सीधे गैस अवस्था में परावर्तित हो जाता है। तो ये सब क्या, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। तो आपसे पूछ सकते हैं ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परावर्तित होता है कि द्रव में। तो ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे क्या होता है, गैस में परावर्तित होता है। अब चलिए हम पढ़ते हैं गलनांक। गलनांक क्या होता है, जिस ताप पर किसी भी पदार्थ का वह ताप जिस ताप पे पदार्थ के और ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे कहते हैं उस पदार्थ का गलनांक। जिस ताप पर कोई पदार्थ की और ठोस अवस्था है, अब ठोस अवस्था में उसे इतना ताप है, एक निश्चित ताप में आने पे ठोस अवस्था से सीधे क्या हो जाता है, गैस अवस्था में परिवर्तित हो, उसे क्या कहेंगे, उस पदार्थ का गलनांक। गलनांक का सरल शब्दों में अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें, गलन करने का बिंदु, गलन का एक निश्चित बिंदु, जिस बिंदु पर कोई पदार्थ क्या गलन कर जाए उन स्थिति बिंदु को क्या कहेंगे, उसका गलनांक कहेंगे। जैसे आप मान लीजिए बर्फ का गलनांक, बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन। तो अब एक कोई बर्फ ले लीजिए, बर्फ के टुकड़े को 273.16 केल्विन का ताप दीजिए। इतना ताप देने पर बर्फ क्या हो जाएगी, सीधी गैस में परावर्तित हो जाएगी। और इसीलिए इसी बिंदु को क्या कहते हैं, बर्फ का गलनांक कहते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं गुप्त ऊष्मा के बारे में। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट। वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है, आपसे पूछ सकते हैं कई बार। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक आपका होता है पास्कल। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में परावर्तित होने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उससे क्या कहते हैं, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है, लेटेंट हीट। किसी भी पदार्थ में छुपी हुई ऊष्मा उसकी क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। अब मान लीजिए वायुमंडलीय दाब पर, इस चीज को ध्यान रखना है, गुप्त ऊष्मा क्या होती है, जब वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस है उसको गलनांक पर द्रव में परावर्तित होने के लिए, क्योंकि जब वो द्रव में परावर्तित हो रहा है तो उसको कुछ न कुछ तो ऊष्मा की आवश्यकता है। तो जितनी भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है किसी भी पदार्थ को, वो क्या होती है, उस पदार्थ की गुप्त ऊष्मा होती है। चलिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब पर, ये चीज ध्यान रखना है कि वायुमंडलीय दाब पे ये पॉइंट होते हैं। किसी पदार्थ का वह दाब जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे आपसे पूछ सकते हैं जल का क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्योंकि जल क्या होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलने लगता है। तो क्वथनांक किसी भी पदार्थ का वह ताप होता है या वह बिंदु होता है जिस पर क्या करे, कोई द्रव उबलने लगता है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है, किसी पदार्थ का द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परावर्तित होने की प्रक्रिया क्या होती है, वाष्पीकरण होती है। जैसे आप क्या देखते हैं कि जैसे जल होता है, जल का क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो जल क्या होता है, द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था से क्या होता है, गैस अवस्था में, क्योंकि वाष्प क्या होती है, गैस अवस्था में परावर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अब चलिए हम पढ़ते हैं द्रव्य पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। किसी भी द्रव पर उसके दाब में वृद्धि या कमी करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। पढ़ते द्रव पर दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होता है। दाब में वृद्धि व ताप में कमी करके गैस को द्रवित करते हैं। इस चीज को ध्यान रखना, किसी भी दाब में वृद्धि करते हैं और उसके ताप में कमी करके क्या होते हैं, गैस को द्रवित करते हैं। किसी के दाब में वृद्धि कर दें अगर हम और उसके ताप में कमी, तो किसी भी गैस को हम क्या कर सकते हैं, द्रवित। द्रवित का क्या मतलब क्या होता है, उसको द्रव अवस्था में लाना। जैसे आप मान लीजिए कोई भी गैस है, उसमें क्या करें, उसके दाब में तो आप वृद्धि कर दें लेकिन उसके ताप में कमी कर दें तो क्या हो जाती है, द्रवित अवस्था में आ जाती है। जैसे आप सरल शब्दों में समझे, भाप होती है। अब भाप को क्या करते हैं, आप अगर उसके प्रेशर में वृद्धि कर देते, इंक्रीज कर दें, उसका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को कम करने पे क्या होता है, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। जैसे आप लोगों ने एग्जांपल देखा हो कि घर में क्या होता है, कोई बर्तन रखा हो, उसमें कुछ पक रहा हो, जैसे जल है, तो उसके ऊपर आप कुछ ढक्कन रख दीजिए। कुछ देर बाद जैसे आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर जैसे कम होता है तो उसमें क्या होता है, जो भाप बनी होती है वो धीरे धीरे पानी की बूंद के रूप में आ जाता है, क्योंकि क्या होता है, उसका प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन टेम्परेचर में क्या हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो भाप थी वो क्या होती है, पानी की बूंद बूंद के रूप में आपको दिखाई देने लगती है। दाब बढ़ाने पर किसी भी द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इस पॉइंट को याद रखना है कि किसी भी वस्तु का या किसी भी उसका दाब बढ़ा देंगे पदार्थ का तो उसका द्रव का क्या हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। और दाब के ऐसा ही पद्धति में मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल।
और एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था शुष्क बर्फ किसको कहते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका आपके एनसीईआरटी में भी उल्लेख है। चलिए हम पढ़ते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला क्या होता है मिश्रण, दूसरा आपका क्या होता है शुद्ध पदार्थ। तो पहले हम सबसे पहले पढ़ते हैं शुद्ध पदार्थ का। शुद्ध पदार्थ होता क्या है, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का संगठन निश्चित होता है उन्हें क्या कहते हैं शुद्ध पदार्थ। मतलब क्या होता है इसमें जो भी पदार्थ मिलाए जाएंगे उनका संगठन निश्चित होता है कि इसमें यही मिलाया जाएगा और इसी अनुपात में मिलाया जाएगा, उन्हें हम क्या बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में वर्गीकृत, पहला क्या है तत्व, दूसरा आपका यौगिक। तो चलिए हम सबसे पहले तत्व के बारे में पढ़ते हैं। तत्व क्या होते हैं, तत्व वे शुद्ध पदार्थ हैं जिन्हें भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा अन्य अवयवों में अपघटित नहीं किया जा सकता। मतलब तत्व में जो भी होता है जैसे लिथियम है, हाइड्रोजन है, आयरन है, ये सब क्या एक तत्व है। अब इन तत्वों को क्या कर सकते हैं किसी भी चाहे भौतिक विधि या रासायनिक विधि से इनके खंडों में नहीं तोड़ सकते। जैसे लिथियम है, अब बेरिलियम है, ये सारे क्या एक तत्व हैं, तो इनको क्या आप इसके खंडों में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। फिर हमने तत्व को भी डिवाइड करेंगे धातु में, अधातु में, उपधातु में। इनके तत्वों के क्या होंगे गुण धर्म के आधार पर इनको धातुओं में डिवाइड करेंगे, कुछ को अधातुओं में, कुछ को उपधातु में। लेकिन धातु के गुण धर्म जिसका है तो उसका वही रहेगा, इसको इसके क्या होंगे अवयवों में अपघटित नहीं कर सकते। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या क्या 118 है। आपसे पूछ सकते हैं कि अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है, तो 118 है। जैसे मैंने आपको बताया तत्व को क्या धातु, अधातु और उपधातु में वर्गीकृत किया गया है। अब चलिए हम पढ़ते हैं आगे यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होता है, यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनता है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग करें। जैसे कोई भी पदार्थ बनाना है, जैसे आपको NaCl बनाना है तो एक निश्चित अनुपात होता है कि सोडियम क्लोरीन को इतने अनुपात में मिलाना है, या कोई और अमोनिया बनाना है तो इसको इतने अनुपात में मिलाना है। ये सब क्या होता है एक निश्चित अनुपात में हो तो रासायनिक संयुक्त बनते हैं। कौन, यौगिक। और यौगिक का संगठन निश्चित रहता है कि मतलब इन्हीं चीज़ों को मिलाने से क्या होगा यौगिक का निर्माण होगा। जिससे आपको पता है अमोनिया का निर्माण कैसे होगा, इन्हीं चीज़ों को मिलाने से अमोनिया को होगा। और जैसे किसी और धातु को तो इन्हीं निश्चित चीज़ों को मिलाने से क्या होगा उसका निर्माण होगा। अब जैसे हम पढ़ते हैं तत्व का वर्गीकरण। मैंने बताया था कि तत्वों के क्या होते हैं उनकी गुणधर्म, उनकी विशेषताओं के आधार पर तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या है धातु, दूसरा अधातु, तीसरा क्या है उपधातु। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं धातु क्या होते हैं। धातु हम उन तत्वों को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातु क्या होते हैं इनके बाहर कोश में इनकी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है इनको त्याग देते हैं तथा धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं धातु क्या होती है, धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं कि ऋणायन बनाने की क्षमता। तो धातु क्या रखती है, धनायन बनाने की क्षमता रखती है। अब जैसे आपके एनसीईआरटी में ये इमेज दी हुई है कि धातुओं के बारे में इन्होंने कहा कि धातुओं से बनी सतह को जब कठोर सतह से टकराया जाता है तो एक निनाद या एक ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इससे क्या होता है धातु में एक विशेष ध्वनि होती है। जैसे क्या होता है आप किसी भी धातु को जब टकराते हैं किसी दूसरे चीज़ से तो क्या होता है एक ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि धातु में एक विशेष ध्वनि होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। इन्होंने एक एक्टिविटी भी बताई कि माना आपके पास दो समान दिखने वाले डब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है दूसरा किसी धातु से। अब क्या आप दोनों डिब्बे पर चोट करके बता सकते हैं कौन सा डिब्बा धातु का बना होगा। अब बताइए कौन सा डिब्बा धातु का बना होगा, कैसे आपने बताया। अब जैसे किसी और धातु का डब्बा, जैसे आपका लोहा का या किसी और भी धातु का डब्बा होगा तो उसमें क्या होगी आपकी आवाज़ उत्पन्न होगी, जबकि लकड़ी में आवाज़ उत्पन्न नहीं होगी। क्योंकि आप सब जानते हैं धातु में क्या होती है एक विशेष ध्वनि होती है, धातु में एक धात्विक चमक होती है। तो इस तरह से आपके उसमें दिया गया है एनसीईआरटी की इमेज। और आप सब जानते हैं सीटेट एग्जाम में एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि आगे इसके अलावा इन्होंने धातुओं के कुछ गुण बताए कि धातु में जैसे क्या होती है कठोर होती हैं, चमकीली होती हैं, आघातवर्ध होती हैं, तन्य होती हैं, ध्वनिक होती, ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होती है। अब इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे इन सब के गुण। जैसे कठोर क्या होती है, धातुएं काफ़ी कठोर होती है, वो बहुत जल्दी टूटती नहीं है। धातु में एक विशेष चमक पाई जाती है, जैसे उसमें सोना है, चांदी है, इनकी एक विशेष चमक के कारण ही तो क्या होता है हम आभूषणों का निर्माण करते हैं। धातुएं आघातवर्ध होती है। आघातवर्ध का मतलब क्या होता है इनको पीटने पे जल्दी से टूटती नहीं है। जैसे क्या होता है इनसे बहुत सारे आभूषण या कोई और चीज़ें बनाने में क्या होता है इनकी हम पिटाई करते हैं, मतलब ढलवा लोहा होता है जैसे पिटवा लोहा, ये सारे लोहा के प्रकार होते हैं। तो इनको क्या करते हैं फोर्जिंग मशीन द्वारा फोर्ज करते हैं, तो इन सब में जल्दी टूटती नहीं है। अगर ये तुरंत टूट जाएंगे तो हम इनसे धातुओं का निर्माण से आभूषण या अन्य उपकरण का निर्माण नहीं कर पाएंगे।
धातुएं तन्य होती है। तन्यता का मतलब क्या होता है? धातु के पतले तार खींचे जाने की योग्यता। जैसे सर्वाधिक तन्य धातु होती है आपकी सोना। सोना से क्या होता है कि बहुत ही पतले तार खींचे जा सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं ज्वेलरी बनाने में क्या होता है, बहुत ही पतली कारीगरी करनी होती है, इसलिए क्या होता है सोना सर्वाधिक उपयुक्त धातु होती है। किसमें? क्योंकि इसमें सर्वाधिक तन्यता का गुण पाया जाता है। ये सारे आपके क्या होते हैं? धातु के गुण होते हैं। और आपके एनसीईआरटी की बुक में ये धातुओं के कुछ उदाहरण दिए गए, जैसे क्या आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या धातुओं के उदाहरण दिए हुए हैं। अब चलिए पता है अधातु के बारे में। क्या अधातु? हथौड़े के हल्के चोट से टूटकर चूर हो जाते हैं और ध्वनि नहीं करते, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। अब अधातु के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि। इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखना। जो आपके एनसीईआरटी में उल्लेख है उनको बिल्कुल ही याद ही रखना है आपको, क्योंकि क्या होता है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसका आपके एनसीईआरटी में उल्लेख है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके सीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब जैसे एक ये दो धातु होती है, जैसे सोडियम और पोटेशियम, ये एक दो धातु नरम धातु है जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो एक बार आपके क्वेश्चन में आता है ऐसी कौन सी धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी? सोडियम व पोटेशियम। इसके अतिरिक्त पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो कि सामान्य ताप में कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये दोनों इनके अपवाद है, इनको याद रखना। कई बार क्या होता है अपवाद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसे सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन है? पारा है। तो किस धातु को हम चाकू से काटा जा सकता है? तो कौन सी? सोडियम व पोटेशियम धातु। क्योंकि अधिकतर धातुएं क्या होती है? बहुत कठोर होती हैं, उन्हें बहुत जल्दी तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन ये आपकी क्या होती है? सोडियम तथा पोटेशियम ऐसी धातु है जिसे हम क्या करते हैं? चाकू से काटा जा सकता है। हम पढ़ते हैं धातु कुछ गुण होते हैं। धातु क्या होती है? विद्युत धनात्मक होती हैं, क्योंकि क्या होता है इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता रखती हैं, इसलिए क्या होती है विद्युत धनात्मक होती है। और पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ये आपके देखिए पॉइंट में दिया भी गया है। अब इसके अंदर सोडियम के बारे में बताया गया कि एक बार आपके सीटेड एग्जाम में पूछा गया था सोडियम को हम हमेशा केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं? क्योंकि आप जानते हैं सोडियम एक ऐसी धातु है जिसको हमेशा क्या होता है केरोसिन ऑयल मतलब मिट्टी के तेल में ही रखते हैं। क्योंकि क्या होता है सोडियम धातु बहुत अपक्रियाशील है। ये ऑक्सीजन और जल के साथ अत्यंत तीव्र अपक्रिया करता है। इस अपक्रिया में बहुत तरह की ऊष्मा उत्पन्न होती है। जैसे क्या होता है कई बार आपने देखा होगा कि किसी मैजिक शो में या किसी और जगह भी देखा होगा कि क्या होता है पानी में आग जलने लगती है, तो उसमें कुछ और नहीं होता सिर्फ सल्फर होता है। क्योंकि सल्फर जैसे आप पानी में डालते हो जल के साथ अपक्रिया करके क्या होता है तुरंत जलने लगता है, ऊष्मा देने लगता है। इसका जैसे शिप वगैरह में भी इसका प्रयोग होते हैं, जो पानी वाले जहाज होते हैं वहाँ पे सल्फर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सल्फर को हमेशा हम क्या करते हैं केरोसिन ऑयल में डुबा के रखते हैं। इस पॉइंट को याद रखना। हम पढ़ते हैं धातुओं के कुछ प्रमुख गुण होते हैं। जैसे धातु में क्या होती है धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे मैंने भी आपको बताया धातु में एक विशेष धात्विक चमक पाई जाती है। इन्हीं चमक के कारण क्या होता है उनका उपयोग जैसे क्या होता है बर्तन आदि के निर्माण में, आभूषण आदि के निर्माण में क्या होता है प्रयोग करते हैं। धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। जैसे क्या होता है कापर। कापर के क्या होते हैं तार बनाते हैं, विद्युत उपकरणों में प्रयोग करते हैं, क्योंकि कापर क्या होता है ऊष्मा का सुचालक होता है। अगर आपसे पूछेगा कौन सी धातु ऊष्मा के सर्वाधिक सुचालक है तो आपकी चांदी होती है। लेकिन चांदी क्या होती है ज़्यादा महंगी होने के कारण इसका हम विद्युत उपकरणों में प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए अगर आपसे कभी ऐसे पूछते हैं कि सर्वाधिक सुचालक धातु चांदी और तांबा दोनों ऑप्शन में, तो आपको चांदी में टिक लगाना है। लेकिन क्या होती है महंगी होने के कारण इसका प्रयोग नहीं करते। सामान्यतः हम क्या करते हैं विद्युत उपकरणों में हम किसका प्रयोग करते हैं? तांबा का। और धातुएं आघातवर्धनी होती है। आघातवर्धनी क्या होती है जल्दी से टूटती नहीं है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है। तन्यता गुण जैसे मैंने भी आपको बताया धातु के पतले तार खींचे जाने की योग्यता। और सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी होती है? आपकी सोना। धातुओं का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है। इन पॉइंट को याद रखना है। अब हम चलिए पढ़ते हैं अधातु के बारे में। अधातु क्या होते हैं? अधातु वे तत्व होते हैं जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते, अधातु कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं अधातु क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं कि विद्युत ऋणात्मक? तो अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं। और विद्युत ऋणात्मक क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेते हैं। जबकि धातुएं आपकी क्या थी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती थी और अधातु क्या करते थे ग्रहण करते थे। इसलिए अधातु क्या होते हैं? विद्युत ऋणात्मक होते हैं, जबकि धातुएं क्या होती हैं? विद्युत धनात्मक होती हैं। इसलिए हम पढ़ लेते हैं अधातु के कुछ प्रमुख गुण हैं।
जैसे मैंने आपको बताया था कि धातु में विशेष धात्विक चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में क्या होता है, कोई विशेष धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन दो धातुओं को छोड़ के आयोडीन व ग्रेफाइट दो आपकी ऐसी अधातुएं हैं जिनमें क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। तो इनको याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, अपवाद जो रिलेटेड होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो पूछ सकते हैं ऐसी कौन सी अधातु होती है जिनमें धात्विक चमक पाई जाती है। तो कौन सी होती है आपके आयोडीन व ग्रेफाइट। आयोडीन व ग्रेफाइट में क्या होता है, धात्विक चमक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी अधातु में क्या होता है, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। अधातु का घनत्व कम होता है और अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाती है और धातु भंगुरता के गुण पाए जाते हैं, अर्थात धातुएं क्या होती है, जल्दी टूट जाती हैं। बढ़ते हैं उपधातु। आर्सेनिक व एंटीमनी दो आपकी उपधातुएं होती हैं। उपधातु में क्या होती है, धातु और अधातु दोनों के सम्मिलित रूप से गुण पाए जाते हैं। कई बार आपसे नाम पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सी उपधातु है, तो आर्सेनिक व एंटीमनी आपकी क्या होती है, उपधातु है। अब चलिए हम पढ़ते हैं मिश्रण। मिश्रण क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला देने से प्राप्त द्रव्य क्या होता है, मिश्रण होता है। जब हम दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में मिला दें तो उसमें क्या होता है, जो मिश्रण प्राप्त होगा द्रव्य, उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण। मिश्रण के अवयव क्या होते हैं, परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करते। इस चीज़ को याद रखना, इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है मैंने उसे हाईलाइट कर दिया है। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दो तत्व आपस में मिलते हैं, मिश्रण का निर्माण करते हैं, तो आपस में क्या रासायनिक क्रिया करते हैं कि नहीं करते। तो आपस में क्या होते हैं, रासायनिक क्रिया नहीं करते, क्योंकि अगर वो रासायनिक क्रिया कर ले तो आप जिस मिश्रण का निर्माण करने जा रहे हैं उसके अलावा किसी दूसरे मिश्रण का निर्माण कर लेगा। अर्थात जब ये रासायनिक क्रिया नहीं करते तो इनको भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं जो परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। इसका हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं पहले मिश्रण के प्रकार। मिश्रण का मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला आपको होता है समांगी मिश्रण, दूसरा आपको होता है विषमांगी मिश्रण। तो चलिए हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण के बारे में। समांगी मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण के समस्त अवयवों का भाग समान होता है। मतलब इसमें हम जितने भी अवयव मिलाएंगे, तत्व यौगिक मिलाएंगे, उनका भाग क्या होगा, समान होगा। हर भाग को एक निश्चित अनुपात में मिले। जैसे 1:1 में तो जितने भी मिलाए जाएंगे वो 1:1 में ही मिलाए जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हर सबका अनुपात अलग अलग होगा। मतलब समस्त मिश्रण समान रूप से वितरित होता है। जितने भी तत्व या यौगिक मिलाए जाएंगे उन सब का अनुपात क्या होगा, एक निश्चित होगा। अब वायु क्या है, वायु एक समांगी मिश्रण है। सामान्यतः वायु क्या होती है, समांगी मिश्रण। लेकिन क्या होता है, कई बार क्या होता है, प्रदूषण, धूल मिट्टी की अधिकता के कारण वायु विषमांगी भी हो जाती है। लेकिन अगर आपसे कभी क्वेश्चन में पूछता है तो वायु को एक समांगी मिश्रण में ही टिक लगाना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण के बारे में। विषमांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण के समस्त अवयव का भाग समान नहीं होता, अर्थात ये मिश्रण में समान रूप से वितरित नहीं होते। अर्थात विषमांगी मिश्रण में आप जो तत्व तथा यौगिक मिलाते हैं इनके भाग क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में नहीं होती कि एक निश्चित, जैसे आपने देखा समांगी में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, जबकि विषमांगी में क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में नहीं मिले होते। चलिए हम पढ़ते हैं विलयन के बारे में। विलयन क्या होते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। और विलयन में जो होते हैं घुलित पदार्थ उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें विलेय को घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो इस चीज़ को आपसे पूछ सकता है कि जिसमें हम विलेय को घोलते हैं वो क्या होता है, विलायक होता है, और जो घुल जाते हैं वो आपका क्या होता है, विलेय होता है। जैसे आपके एनसीईआरटी की बुक में उल्लेख है नमक और उसका पानी का उल्लेख। उन्होंने कहा कि नमक पानी में घुल जाता है तो नमक क्या है, विलेय है, और पानी आपका क्या है, विलायक। और नमक पानी के घोल को उन्होंने क्या बोला, विलयन बोला। इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर जैसे क्या होता है नमक में और नमक और चीनी का घोल मिलाते हैं पानी में तो नमक और चीनी आपकी क्या हो जाएंगी, विलेय हो जाएंगी, और विलायक आपका पानी हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, जो घुल जाता है वो क्या होता है, विलेय, और जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, आपका विलायक होता है। कोलाइडी विलयन एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि कोलाइडी विलयन कैसा होता है, समांगी की विषमांगी। तो कैसा होता है, विषमांगी होता है। हम पढ़ते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। कई बार क्या होता है, जो मिश्रण होते हैं उनके घटकों को पृथक्करण करना होता है, अलग अलग भागों में बांटना होता है। तो इसके लिए हम कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विषमांगी मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि जो विषमांगी मिश्रण होते हैं इसके घटकों का पृथक्करण कैसे करेंगे। तो पहली विधि होती है हमारी हस्तचयन विधि। हस्तचयन विधि क्या होती है, जैसे क्या होता है आप घरों में देखते होंगे कि दाल में, चावल में कुछ कंकड़ वगैरह होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, हाथ से बीन के निकाल देते हैं। तो आपकी कौन सी विधि होती है, हस्तचयन विधि। और अगली हमारी विधि कौन सी होती है, चालन विधि। चालन विधि क्या होती है, जैसे आपके एनसीईआरटी में उल्लेख किया गया कि चालन विधि जिसमें देख रहे छान के निकाल रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कई बार आपने घर में देखते हैं कि आटा वगैरह के जो चोकर होता है
उसको कैसे हम छान के निकालते हैं। तो ये आपकी कौन सी विधि होती है, चालन विधि, जिसमें आपके एनसीईआरटी में इमेज भी दी होंगी। जैसे क्या हो रहा है, रेत से कंकड़ तथा पत्थरों को कैसे चालन विधि द्वारा मजदूर निकाल रहा है। ये आपके घर की इमेज दिखाई, क्योंकि जैसे हम घर से क्या होता है चोकर निकालने की कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, चालन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्होंने क्रियाकलाप में भी कहा है कि हम कैसे करते हैं, चालन छलनी द्वारा थोड़े थोड़े से घर लाइए, और चालन द्वारा आटे से क्या करना है, निकालना है। तो ये किससे होता है, चालन विधि का प्रयोग करते हैं। अगली आपकी क्या होती है, निष्पावन विधि। निष्पावन विधि का जैसे आपके इसमें इमेज दिया हुआ है कि निष्पावन विधि में क्या करते हैं, किसी मिश्रण को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण को भारी तथा हल्के जो अवयव होते हैं उनको पृथक किया जाता है। इस तरह से आप ये भी देख रहे हैं कि एनसीईआरटी में जो आपकी इमेज दी हुई है, इसको बुक पढ़ने से आपको क्या होगा, पेडागोजी की भी सेंस समझ में आएगी कि आपको इस चीज़ को ध्यान रखने की। जैसे एनसीईआरटी में निष्पावन के लिए आपको किसका, सामान्यतः उन्हीं चीज़ों की इमेज लगाई जाती है कि या आप जैसे बच्चों को समझाएंगे तो उन चीज़ों के द्वारा समझाना है कि जो उसके परिवेश से संबंधित हो। जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे निष्पावन के लिए चाहें तो क्या हो सकता था, थर्मल पावर प्लांट में या अलग अलग प्लांट में जो विधियाँ प्रयोग होती है उनकी इमेज दिखा सकते थे। लेकिन क्या होगा, उनकी इमेज से बच्चे समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों क्या समझते हैं उस टाइम इस स्थिति में कि उनके परिवेश से संबंधित चीज़ें दिखानी है। इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है हमेशा। चलिए बढ़ते हैं, अवसादन व निस्तारण विधि क्या होती है। अब जैसे अवसादन व निस्तारण विधि में होते हैं, इसमें क्या होता है, उनको प्रयोग करते हैं जिनमें क्या होता है जो घटक होंगे उनके काफ़ी अंतर होते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, अवसादन व निस्तारण विधि का। और जैसे निष्पावन विधि में हम पृथक करते हैं हवा के द्वारा, वायु के द्वारा। जैसे इसमें दिखा रहे हैं, एक महिला क्या कर रही है, अनाज से कुछ निकाल रही, ये जो प्रयोग कर रही है इसको क्या कहते हैं, सूप कहते हैं। अब इसमें क्या कर रही है, जैसे भूसा है, अनाज में जो भूसा होता है, भूसा हल्का होता है, अनाज भारी है, तो इसको हवा से क्या हो रही है, भूसा दूर हटता जा रहा है, उसका अनाज प्राप्त होता जा रहा है। अब चलिए आगे हम पढ़ते हैं समांगी मिश्रण के घटकों को पृथक्करण की विधियाँ। समांगी मिश्रण के घटक जो होते हैं उनको पृथक करने के लिए हम जैसे पृथक्करी कीप का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आपको दिखाया भी गया कि कीप बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, ऊर्ध्वपातन का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको याद, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ऊर्ध्वपातन क्या होता है, लेकिन ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग हम तभी करेंगे जब इसमें जिस दो मिश्रण में उसमें एक पदार्थ आपको ऊर्ध्वपादज पदार्थ हो तथा दूसरा ऊर्ध्वपादज पदार्थ ना हो। अगर मान लीजिए दोनों पदार्थ ऊर्ध्वपादज पदार्थ होंगे तो मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, परिवर्तित हो जाएंगे, तो ये प्रक्रिया प्रयोग नहीं कर सकते। उसी स्थिति में इसका प्रयोग करना है कि जब एक पदार्थ आपको ऊर्ध्वपात जो एक समान पदार्थ हो। और अगली विधि क्या होती है, आसवन विधि और वाष्पन विधि। ये सब क्या होते हैं, इनसे मिश्रण को अलग करते हैं। जैसे आप दिखा रहे हैं समुद्र से नमक प्राप्त करना, ये क्या हो रही है, वाष्पन विधि। किसमें क्या हो रहा है, जल सूख जा रहा है धीरे धीरे, और जल सूख जाता है तो उसमें जो बाद में प्राप्त होता है, नमक प्राप्त हो जाता है। वाष्पन तथा संघनन विधि दर्शाएगी आपके एनसीईआरटी में। अब चलिए हम पढ़ते हैं पदार्थ में परिवर्तन। पदार्थ में मुख्यतः दो प्रकार के परिवर्तन, पहला आपका क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। और देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में कुछ प्रमुख शब्द दिए जाते हैं, जिससे कई बार क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है। इसलिए जैसे मैंने आपको भोजन चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उन सब के अर्थ समझाए थे, क्योंकि कई बार क्या होता है सीटेड एग्जाम में इन्हीं प्रमुख जो शब्द दिए लास्ट में सारांश के रूप में इन्हीं से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि रासायनिक परिवर्तन के बारे में दिया। रासायनिक परिवर्तन के अलावा इन्होंने क्या कहा, रासायनिक अपक्रिया जैसे क्रिस्टलीकरण, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जंग लगना, इन सब के बारे में दिया गया। तो अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। अब इन्होंने कहा कि परिवर्तन क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, दूसरा होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ के गुण में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन ये परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। और ये कैसे होते हैं, उत्क्रमणी, इस चीज़ को ध्यान रखना। कई बार क्या होता है एनसीईआरटी में उत्क्रमणी शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए आप एग्जाम में भी क्या पूछ सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणी होते हैं कि अनुत्क्रमणी। तो कैसे होते हैं, उत्क्रमणी, क्योंकि क्या होता है भौतिक परिवर्तन में आप कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो इसलिए क्या होता है जब आप परिवर्तन का कारण हटा देते हैं तो परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, नया पदार्थ बन जाता है। जैसे कुछ पदार्थों को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीकरण क्या होता है, विलयन से शुद्ध अवस्था में पदार्थ को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं। चलिए हम बात हैं भौतिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, भौतिक परिवर्तन आपके कैसे हो, अस्थायी, अर्थात ये परिवर्तन तभी तक रहते हैं जब तक परिवर्तन का कारण रहता है, और परिवर्तन का कारण समाप्त होने पर क्या होता है, परिवर्तन भी समाप्त हो जाता है।
जैसे आपका मोम का जलना कैसा होता है आपका भौतिक परिवर्तन जी, क्योंकि जैसे आप मोम जल रही, मोम को जलते रहने, जैसे मोम को आप जलना बंद कर देते हैं फिर आपको मोम उसी फॉर्म में प्राप्त हो जाएगी। तो कैसा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। कि आप किसी भी चीज़ को क्या करें, एक फॉर्म के बाद क्या होता है पुनः उसी फॉर्म में प्राप्त हो जाए। जैसे आपके एनसीईआरटी के बुक में उल्लेख किया गया है कि रोटी का, कि आप आटा गूंद के उससे रोटी बेल दीजिए और रोटी बेलने के बाद पुनः आपको आटा मिला देंगे तो पुनः वैसे ही आटा मिल जाएगा। आप अंतर तो कर नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उसी रोटी को आप क्या करते हैं बेलने के पश्चात सेक देंगे तो कैसा हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। ये आपके एनसीईआरटी में क्रियाकलाप में दर्शाया गया है। चुंबकत्व कैसा परिवर्तन होती है, एक बार क्वेश्चन में आ भी चुका है। चुंबकत्व क्या होता है, भौतिक परिवर्तन, क्योंकि जब आप लोहा को किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तभी वो चुंबकत्व का गुण दर्शाता है, और जैसे उस क्षेत्र से समाप्त कर देते हैं तो क्या होता है, वो चुंबकत्व का गुण दर्शाना भी खत्म कर देता है। तो एक ऐसा परिवर्तन है, चुंबकत्व एक भौतिक परिवर्तन है। सामान्यतः इस चीज को याद रखें, जैसे क्रिस्टलन, संघनन, वाष्पीकरण के द्वारा होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। तो कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्रिस्टलीकरण का उदाहरण दे देगा और पूछेगा इससे कौन सा परिवर्तन होगा, या आपसे संघनन का या वाष्पीकरण का उदाहरण देगा तो कैसा परिवर्तन होगा, इससे आपका भौतिक परिवर्तन होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होती है, एक प्रकार के स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि क्या होता है इनमें परिवर्तन का कारण हटा लेने के पश्चात भी मूल पदार्थ की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे दूध से दही का बनना, आप दूध से दही बन जाएगा तो क्या आप दही से पुनः दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये कैसा हो गया, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन से क्या होता है, पदार्थ के विशिष्ट गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दूध के पहले विशिष्ट गुण क्या था, उसमें लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, लेकिन उसके बाद जब दही बन गया तो उसमें क्या होगा, लैक्टिक एसिड बन गया। अब एसिड क्या हो गया, खट्टा हो गया, तब इससे पुनः दूध प्राप्त कर सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। अर्थात हम क्या हो रहा है, जो नया पदार्थ बन जाता है उससे मूल पदार्थ को प्राप्त करना संभव नहीं होता। लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन, तो लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपके एनसीईआरटी में इमेज भी दी हुई है कि लोहे पर जंग लगने की घटना में पुनः विचार करती है, एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, अर्थात धीरे धीरे उन्हें नष्ट करते हैं। जैसे लोहे का उपयोग कहाँ करते हैं, सेतु में, पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में करते हैं, और कई वस्तुओं के इसके अतिरिक्त भी बनाने के लिए हम किसका, लोहे का प्रयोग करते हैं। और जंग लगने के कारण क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि हो जाती है। इसमें जंग लगने की आपको रासायनिक अपक्रिया भी दिखाई गई है। जिससे क्या होता है, लोहा, आयरन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ O2 के साथ रासायनिक क्रिया करता है। उससे क्रिया करके क्या होता है, फिर जल की उपस्थिति में क्या करता है, जंग लगता है, और जंग को कहते हैं क्या, आयरन ऑक्साइड Fe2O3। तो आपसे कई बार इस जंग का सूत्र पूछ सकते हैं, तो क्या होता है Fe2O3, इसको कहते हैं क्या, आयरन ऑक्साइड। इस चीज़ को याद रखना। इसीलिए इसमें देखो एनसीईआरटी में आपके ऐसे दिया, एक लड़की कह रही, ओ इसीलिए मेरी सहेली रीता सदैव क्या होती, लोहे की वस्तु में जल्दी जंग लगने की शिकायत करती रहती, क्योंकि क्या हर पे रहती, समुद्र तट के निकट रहती है। तो उन्होंने कहा कि ये वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है तो क्या होती है, नमी अधिक है तो जंग जल्दी लगती है। इस पॉइंट को याद रखना। और दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध में क्या होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, और दही बनने के पश्चात क्या होता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है। इस तरह से इस चैप्टर को हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया। अब इसके पार्ट 2 में हम परमाणु की संरचना, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अपव्यय नियम, इन सब के बारे में आपको समझाएंगे। इस तरह से अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा हमारे चैनल में मैथ पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट हो गई, हिंदी पेडागोजी की भी क्लासेस कंप्लीट है, तथा सीटेड प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की भी क्लासेस थ्योरी बेस्ड कंप्लीट हो चुकी है, तथा ईवीएस पेडालॉजी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आप ये सारी क्लासों को देख के इनके नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि जब आप नोट्स बना लेंगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह से इनके नोट्स बना के रिवीजन करते रहिए, तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा कि चैनल में आने वाले सारे वीडियो के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।